बूस्टर क्लासेस का मतलब ही है आपको पेपर 1 के फैक्ट्स भी याद कराना, पेपर 1 के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप पेपर 2 में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो चीजें आपको सिखाना, और एक इनफ कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाना कि 300 वर्ड्स में आप 3 पेज लिख सके। अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ लिखना आता है तो नोट्स बना लेंगे। आपके पास इनफ कंटेंट होगा ना पेपर 2 का, आप 200 टॉपिक आप ऐसे कर लीजिए तैयार, आपका पेपर 2 की गारंटी है कि पेपर 2 रुकेगा ही नहीं। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगत आपका एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू सीरीज इज द बूस्टर क्लासेस। बूस्टर क्लासेस क्या हैं, आपके एग्जाम के लिए क्या कैसे इंपॉर्टेंट हैं, और एक इंपॉर्टेंट दावा सीएपीएफ की हिस्ट्री में किसी भी यूट्यूब चैनल पे, आपको किसी भी टेलीग्राम चैनल पे ऐसा इनिशिएटिव पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा। इन क्लासेस में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, चाहे वो पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। हम आंसर राइटिंग सीखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी कोई भी कॉस्ट नहीं है आपके टाइम के अलावा। आपके टाइम और आपका एफर्ट्स मुझे चाहिए। आप इन क्लासेस से आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी, आपके मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे, चाहे वो पेपर 1 है, चाहे पेपर 2 है, और चाहे पर्सनैलिटी टेस्ट है। इस बात का मैं दावा करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये कंप्लीट सीरीज रहेगी टाइम टू टाइम। अभी इनिशियली वीक में एक लेक्चर आपको इसका देखने को मिलेगा। आपके रिस्पांस के बेसिस पे हम इस लेक्चर्स को बढ़ा भी सकते हैं, वीक में 2 भी कर सकते हैं, वीक में 3 भी कर सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ आपको हमारी ऐप में मिल जाएगी। आप ऐप डाउनलोड करेंगे एवीकेएस के, उसके फ्री मटेरियल में जाएंगे, वहां से आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। आने वाली सारी क्लासेस की पीडीएफ को आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, उसका कोई पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे हमारे आर्गुमेंट के लिए, पेपर 2 के लिए। अक्सर स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि मैं पेपर 2 को स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं, पेपर 2 में कुछ भी लिख नहीं पा रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि उसका क्या फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 2 के फॉर्मेट के बारे में। आई थिंक आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में 6 ऐसे आते हैं जिसमें से आपको 4 लिखने हैं, आपके 2 आर्गुमेंट आते हैं जिसके दोनों के दोनों आपको लिखने हैं, 2 रिपोर्ट आती है, दोनों के दोनों लिखने आती है। बाकी आपका इंग्लिश का पार्ट रहता है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसेस एंड ग्रामर सेक्शन रहता है। आज हम बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड 2017 में आपसे एज एन एस्से की फॉर्म में पूछा जा चुका है। क्या एक टॉपिक जो पहले सीएपीएफ में पूछा जा चुका हो पेपर 2 में, क्या फिर से वो टॉपिक दोबारा पूछा जा सकता है? आंसर है यस। आप देखेंगे प्रीवियस ट्रेंड को, आप प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स को देखेंगे, आप उसी में पालेंगे कि एक टॉपिक 2 बार आपसे अलग अलग ईयर पे पूछा गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हाईली डिबेटेबल टॉपिक है। जो भी करंट में आपके मतलब कंप्लीट 1 ईयर में जो भी बर्निंग इश्यूज होंगे, उन इश्यूज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनसे हम पेपर 2 का एस्से कैसे लिख सकते हैं ये चीजें सीखेंगे। हम आर्गुमेंट लिखना आएगा तो क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, किस फॉर्म में आर्गुमेंट लिखना आएगा, क्या उस टॉपिक पे कोई रिपोर्ट बनती है, उस टॉपिक से पेपर 1 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कैसे हैं, हमको हमारे स्टैटिक्स से रिलेट करके चीजों को कैसे पढ़ना है और कैसे इनको याद रखना है और कैसे पेपर पे उतारना है, ये सारी चीजें इस वीडियो के बाद आप सीख जाएंगे। अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हैं, आप चीजों को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपना रिव्यू जरूर देना इन वीडियोस के बारे में, ताकि आपके रिव्यू हमारे लिए मैटर करते हैं। अगर हमसे कुछ गलती होती है तो हम उस चीजों को सीख सकें और चीजों को और बेहतर आपके लिए कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये सब आपके लिए लिखा है, ठीक है, और ये मैं बीच बीच में यूज करूंगा आपको समझाने के लिए। और उससे पहले मैं आपको एक ये चीज बता दूं कि आपकी प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज लगाइए, लेकिन आप टेस्ट जरूर लगाइए और पीवाईक्यूज जरूर कीजिए। आने वाले टाइम में आपको पीवाईक्यूज रिलेटेड मैराथन्स वीडियो भी देखने को मिलेंगे एवीकेएस के प्लेटफॉर्म पे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं अभी। और अगर टेस्ट सीरीज, प्रतिभा टेस्ट सीरीज में आपने इनरोल नहीं किया है तो यू शुड इनरोल नाउ, क्योंकि इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट में मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज रिविजनल टेस्ट में मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट में मिलेंगे। चाहे वो पेपर 1 का है, पेपर 2 का है, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहती है। अगर आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज चाहिए पूरे कोर्स की, तो अभ्यास बैच हमारा है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिल्ली, हैदराबाद में हमारे सेंटर्स हैं। दिस इज ऑल्सो माई ड्यूटी टू टेल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। चलिए हमारा टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी होता क्या है? आप देखेंगे कि इंडिया में मल्टीपल रिलीजन है, हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है, और
इतने सारे रिलीजन को एग्जिस्ट कर रहे हैं टुगेदर। सबसे पहली बात, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे अपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में देखने को मिलता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि आप कंट्री में जब भी आपके पास इनफ रिसोर्सेज हो, आप इन पॉलिसीज को भी ध्यान में रखें। उनमें से एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इवन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका एजेंडा भी रहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करना है। इसलिए ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी कंट्री के लिए एक ऐसा लॉ जो ऑल अदर लॉज को कोडिफाई कर दे, लेकिन रिलीजियस और पर्सनल मैटर्स में यह सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप सारे लॉज को कोडिफाई कर दें। अब देखेंगे कि सिविल से रिलेटेड हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड था, और हालांकि अभी हाल ही में उसका नाम चेंज कर दिया है, और सीआरपीसी के लिए अलग से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था। तो इन सारी चीजों को क्या है, हमारे पास आईपीसी है, इन सब चीजों को कोडिफाई किया हुआ है अगर क्रिमिनल से रिलेटेड या सिविल अफेयर से रिलेटेड। लेकिन अगर पर्सनल अफेयर से रिलेटेड कोई मामला आए तो हर रिलीजन का अलग अलग एक्ट बना हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऐसे ही इंडियन क्रिश्चियन के लिए अलग से बना हुआ है। तो ये हर रिलीजन के लिए अलग से पर्सनल मैटर्स में लॉ एट प्रेजेंट है। उन सभी को कोडिफाई कर दे एक सिंगल लॉ में, तो उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला जाता है। तो अगर आप पे इस चीज पे इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको अगर आपका आर्ग्यूमेंट लिखना आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, क्योंकि ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है अगर इस पे आएगा तो आर्ग्यूमेंट लिखना आएगा, और आर्ग्यूमेंट पे आप पे वर्ड लिमिट नहीं होती, लेकिन 20 मार्क्स का आपको आर्ग्यूमेंट लिखना होता है। लेकिन हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि आपको इसके लिए 3 पेज मिलेंगे। ऑब्वियसली आपको एस्से का भी 20 मार्क्स है, उसके लिए भी 3 पेज ही मिलते हैं। तो एस्से के लिए जब 20 मार्क्स के लिए आपको 300 वर्ड्स मिलते हैं, तो आर्ग्यूमेंट के लिए भी आपको 300 वर्ड्स ही लिखना है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता दूं, आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, और इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको हाल ही में बताई कि सारे एक कंट्री के लिए सारे लॉज को कोडिफाई करना जो रिलीजियस और पर्सनल मैटर्स में है, एक सिंगल कोड बना देना यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाता है। यह आप करंट अफेयर से रिलेटेड स्टार्ट कर सकते हैं कि हाल ही में 22nd लॉ कमीशन ने 22nd लॉ कमीशन क्या है, एक क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। 22nd लॉ कमीशन में ने हाल ही में सारे स्टेक होल्डर्स से, सारे रिलीजियस लीडर्स से उनकी राय मांगे हैं, उनके सजेशंस मांगे हैं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या समझते हैं। और ये टॉपिक हाईली डिबेटेबल रहता है, आर्टिकल 44 में मेंशन है। इस तरीके से आप आर्गुमेंट स्टार्ट कर सकते हैं कि एज पर प्रोपोनेंट्स जो इस चीज के समर्थक हैं वो क्या सोचते हैं, और एज पर ओपोनेंट जो इसके ओपोनेंट्स हैं वो क्या समझते हैं। या किसी इंपॉर्टेंट कमेटी का भी आप नाम रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे BN राव कमेटी ने सबसे पहले ये कहा था कि हिंदू लॉ को कोडिफाई करने की नीड है, तो उसके बेसिस पे यूसीसी भारत में लागू होना चाहिए, या ये हमारा डीपीएसपी है। अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कि इंडिया में यूसीसी क्यों लागू होना चाहिए, और जो प्रोपोनेंट्स हैं वो इस चीज को लेके क्या बोलते हैं। जो स्लाइड्स में लिखा है वो भी आपको दिखाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आर्टिकल 44 में मेंशन है। अब हमारे पास ना मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, किसी भी आर्गुमेंट को लिखने के लिए मल्टीपल पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन सा पॉइंट लिखे, समटाइम्स माइंड में ये कंफ्यूजन हो जाती है। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबसे पहले आना चाहिए। आपकी हायरार्की भी इंपॉर्टेंट है, आप किस ऑर्डर में आप अपने पॉइंट्स लिख रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल्स मेंशन है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, आर्टिकल 19 से रिलेटेड है, डीपीएसपी से रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, अगर वो टॉपिक्स को रिलेट करने की पहले कोशिश करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, अगर वो इन चीजों से रिलेटेड है तो सबसे पहले आप उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। जैसे आर्टिकल 44 में क्या है, डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसीज। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जब स्टेट पॉलिसी बनाएगा तो उसको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये आर्टिकल 44 बोलता है, ये स्टेट की ड्यूटी बनती है। तो अगर यूसीसी भारत में लागू हो जाता है तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका ही तो आइडिया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये कहीं बाद में ऐड नहीं किया गया है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को फुलफिल करेगा। तो आपका पहला पॉइंट क्या है कि टू फुलफिल कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट वी शुड इंप्लीमेंट द यूसीसी।
आपको कीवर्ड ही माइंड में याद रखने हैं, फर्दर इज एम आर जो लैंग्वेज है इसके आगे आप 2 लाइन, वो कोई भी बंदा लिख लेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, आपको उसको ऐसे बॉक्स बना के पहला पॉइंट लिख के आगे लिख देना है आर्टिकल 44 में हमारा डीपीएसपी मेंशन है, और अगर भारत में यूसीसी लागू होता है तो प्रोपोनेंट्स बोलते हैं कि ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को फुलफिल करेगा। दूसरा पॉइंट, आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 25 टू 28, आर्टिकल 44, ये सब इंडिया के सेकुलर नेचर को दर्शाते हैं, और इसीलिए प्रीएम्बल में सेकुलर 46th अमेंडमेंट एक्ट से बाद में ये वर्ड ऐड किया गया, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक नेचर सेकुलर है, वो इन आर्टिकल से निकल के आता है, उसमें आर्टिकल 44 भी है। तो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल होगा, या उसका जो रियल मीनिंग है वो फुलफिल होगा अगर हम भारत में यूसीसी लागू करते हैं तो। तीसरा पॉइंट, जेंडर जस्टिस। ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि अलग अलग वुमेन, अलग अलग रिलीजन में वुमेन के लिए अलग अलग प्रैक्टिस अवेलेबल है। कहीं पे वुमेन की अब तो एज भी चेंज की गई है, वुमेन की एज, जो मैरिज की एज थी वो अलग थी। तो ये एक अगर भारत में लागू हो जाता है यूसीसी तो जेंडर जस्टिस को प्रमोट करेगा। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 जो बात करता है, राइट टू लिव विद डिग्निटी आर्टिकल 21 को फुलफिल करेगा। लोग जेंडर जस्टिस पे फोकस रहेगा इस चीज का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अभी देखते हैं कि आज के समय में हम बात करते हैं कि इंडिया शुड बी वर्ल्ड लीडर। हम यहाँ पे G20 की प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इन सब चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, अगर आपको वर्ल्ड लीडर बनना है तो आपको मॉडर्न थॉट को अपनाना होगा। और क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे डीपीएसपीज को जो स्कॉलर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, यही ध्यान रखने वाली बात है, जो स्कॉलर्स हैं वो क्लासिफाई करते हैं वेरियस थॉट्स में कि सोशलिस्टिक नेचर का डीपीएसपी है, गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लिबरल आपका थॉट पे है, तो आर्टिकल 44 लिबरल बेस्ड पे है। आपको मॉडर्न थॉट्स को अपनाना होगा, तभी तो आप वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको अलग अलग लॉ के लिए अलग अलग प्रावधान होना, अलग अलग रिलीजन में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स से सिंपल स्ट्रक्चर पे शिफ्ट हो जाओगे तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 5 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप यूसीसी के फेवर में पॉइंट्स लिखते हैं। अगर अगेंस्ट में आपको पॉइंट लिखना है तो एज पर ओपोनेंट्स क्या बोलते हैं कि अगेंस्ट आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि सबको फ्रीडम है रिलीजन के केस में, कि कोई भी प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। तो अगर सबको रिलीजियस फ्रीडम है और आप पर्टिकुलर लॉ बना के उनकी फ्रीडम पे रोक लगा रहे हो तो ये आर्टिकल 25 का वोलेशन है, इसलिए भारत में यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। अगेन पॉइंट, कुछ ओपोनेंट्स बोलते हैं जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं ये फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, और इंडिया एक क्वासी फेडरल नेशन है। ये जो स्टेट्स हैं, स्टेट के पास भी पावर्स हैं, सेंटर के पास भी पावर हैं, और अगर सेंटर इस पे लॉ बनाती है तो ये कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर का वोल्यूशन माना जाएगा। फर्दर अगर एकदम से भारत में आपने सही से चीजों को डिफाइन नहीं किया गया, यूसीसी का पर्पस आपने नहीं बताया, तो आप कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको खराब देखने को मिल सकती है, जैसे फार्म बिल के केस में आपको देखने को मिला था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जिनकी झलक मैं आपको दिखला देता हूं। मेनवाइल हम हमारे पॉइंट्स फिर से रिवाइज कर लेंगे। देखिए यूसीसी क्या है, यूसीसी कोई भी एक ऐसा कॉमन लॉ बनाना पूरी एंटायर कंट्री के लिए। दीज आर द कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स आपकी डेफिनेशन में होना चाहिए जो अप्लाई हो सारे रिलीजियस कम्युनिटीज पे, पर्सनल मैटर्स में, चाहे वो मैरिज का है, डाइवोर्स का, इनहेरिटेंस का है, एडॉप्शन का है। और गोवा ही, आप ये भी करंट अफेयर्स यहां से भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन से भी आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं कि गोवा ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे यूसीसी भारत में लागू है ड्यू टू पोर्तुगीज सिविल कोड। और इवन अलग अलग केसेस में आप सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी मेंशन कर सकते हैं। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पार्लियामेंट को एक लॉ इनेक्ट करना चाहिए जो डीपीएसपी के इस प्रिंसिपल को फुलफिल करे। तो ये भी आप फेवर में एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। ये हम देख चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को फुलफिल करेगा, सेकुलरिज्म को प्रमोट करेगा, जेंडर जस्टिस को प्रमोट करेगा, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी
इस चीज को प्रमोट करेगा, ये बढ़ावा देगा इन चीजों को, ब्रदरहुड की भावना को बढ़ावा देगा। इवन हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हमें उन ऐसी प्रैक्टिसेस को त्याग करना है, रिनाउंस करना है जो वुमेन के डेरोगेटरी हो। अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है, अगर आप चीजों सब्जेक्ट्स का इंटरलिंकिंग अच्छे से जानते हैं, इन बूस्टर क्लासेस का मतलब ही है आपको पेपर 1 के फैक्ट्स भी याद कराना, पेपर 1 के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप पेपर 2 में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो चीजें आपको सिखाना, और एक इनफ कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाना कि 300 वर्ड्स में आप 3 पेज लिख सके अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ लिखना आता है तो नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देगा। ये BN राव कमेटी ने हिंदू कोडिफाई लॉ के रिगार्डिंग बात की गई थी। एंड अगर सिंप्लीफिकेशन करेगा लॉज की, और मॉडर्न टाइम की नीड है अगर हम इसको फुलफिल करते हैं तो डाइवर्सिटी के अगेंस्ट माना जाता है, आर्टिकल 25 के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कर सकता है, फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट समझा जाता है, और लैक ऑफ कंसेंसस। हम देखते हैं कि सारे रिलीजियस लीडर्स में अभी अगर पूछा जाए अभी कंसेंसस नहीं है। अगर आपको पहले ये हम फर्दर ये इशू है, ये चैलेंज है, मतलब चैलेंज ही तो ओपोनेंट्स बोलते हैं ना कि ये चैलेंजेस है, इन चैलेंजेस को ही हमको दूर करना है हमारे कंक्लूजन में। वो कंक्लूजन आपका तैयार हो जाता है, और अगर हमको इसको कंक्लूड करना है तो दीज आर द कीवर्ड्स, आपको इन पे फोकस करना है। क्या चैलेंजेस था? लैक ऑफ कंसेंसस था। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि कंसेंसस होने चाहिए सारे रिलीजियस लीडर्स में या कम्युनिटीज में, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स कर रहे हो इसके नाम पे, आपको दिल से ये होना चाहिए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फुलफिल करना है, और आप पर्सनल गेन के लिए इसको यूज ना करके आप कंट्री के बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए इसको यूटिलाइज करो। अवेयरनेस होनी चाहिए सोसाइटी में कि भारत में अगर यूसीसी होगा तो उसके फायदे क्या क्या होंगे। अगर ये अवेयरनेस को लेके आते हैं तो सोसाइटी से ही डिमांड निकल के आएगी, और एक हेल्दी डेमोक्रेसी में अगर सोसाइटी से ही डिमांड निकल के आती है किसी भी चीज की तो वो सिंबल माना जाता है एक अच्छी डेमोक्रेसी का, और भारत को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। पीस मिल अप्रोच अपनाने की जरूरत है। जैसे कि एग्जांपल भी हम कोट कर सकते हैं कि हमने हाल ही में जो मैरिज एज है वुमेन की उसको चेंज किया। आप एकदम से वन गो में इसको इंप्लीमेंट ना करके इसके कुछ कुछ चीज़ों को धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप चीज़ों को इजिली कर पाएंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू। अब पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू भी हमको चीज़ों को जानना है। फिर से मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं आपको, रिवीजन साथ के साथ करनी है। यूसीसी क्या है? एक ऐसा लॉ जो एंटायर कंट्री पे लागू होगा, जो सारे रिलीजन्स फॉलो करेंगे। किस मैटर्स में? रिलीजियस मैटर्स में और पर्सनल मैटर्स में। पर्सनल मैटर्स आपको पता होना चाहिए, मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इन सब चीजों से रिलेटेड है। BN राव कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था 1941 में। गोवा एट प्रेजेंट एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे यूसीसी लागू हो चुका है। हाल ही में 22nd लॉ कमीशन ने सारे स्टेक होल्डर से इससे रिगार्डिंग उनकी सजेशंस डिमांड किए हैं कि भारत में यूसीसी लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप इस बारे में क्या समझते हैं। तो ओपोनेंट्स या प्रोपोनेंट्स, पहले प्रोपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। प्रोपोनेंट्स बोलते हैं यूसीसी भारत में अगर लागू होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को फुलफिल करेगा, सेकुलरिज्म को बढ़ावा देगा, नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी को बढ़ावा देगा, जेंडर जस्टिस को प्रमोट करेगा, मॉडर्न टाइम्स की नीड को फुलफिल करेगा, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल स्ट्रक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ लॉज अपनाने में भारत की हेल्प करेगा। अगर ओपोनेंट्स की बात करें, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 25, अगेंस्ट द डाइवर्सिटी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कर सकता है, लोगों में कंसेंसस नहीं है, रिलीजियस लीडर्स में कंसेंसस नहीं है, कम्युनिटीज में कंसेंसस नहीं है, और फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट इसको समझा जा रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल सा है कि लोगों में कंसेंसस होनी चाहिए। वो कब होगी? जब आप इससे रिगार्डिंग अवेयरनेस लेके आएंगे। वो कब लेके आएंगे? जब आपकी पॉलिटिकल विल होगी और आप पीस मिल अप्रोच इसके लिए अपना सकते हैं। दैट्स इट। आपने विद इन 1 और 2 मिनट में ऐसे ही टॉपिक को रिवाइज कर लेना है। जब आप एक बार नोट्स बना लेंगे, आपके पास इनफ कंटेंट होगा ना पेपर 2 का, आप 200 टॉपिक आप ऐसे कर लीजिए तैयार, आपका पेपर 2 की गारंटी है कि पेपर 2 रुकेगा ही नहीं। जीएस वाला पार्ट नहीं रुकेगा, फिर इंग्लिश वाला पार्ट बचेगा, उसके लिए भी सॉल्यूशन आपको करके देंगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की जो हमने इस डिस्कशन के दौरान स्टार्ट किए हैं। वो क्या है? हमने ये वर्ड यूज किया है डीपीएसपी, जो कि हमारे पार्ट 4 में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और पॉलिटी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 15 से 20 क्वेश्चंस पॉलिटी में देखने को मिलते हैं पेपर 1 के। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ बूस्टर क्लासेस कि आप पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 भी रिवाइज करेंगे। वी हैव टॉक्ड अबाउट द यूसीसी, आर्टिकल 44 में हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी पूरी राम कहानी यूसीसी पे थी। दूसरा, सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया कि सेकुलरिज्म के मैंडेट को फुलफिल करेगा। हमको जानना है कि सेकुलरिज्म होता क्या है। एंड लॉ कमीशन, ऐसे ही दीज आर द एग्जांपल जो हमने कीवर्ड हमने यूज किए हैं, वो कीवर्ड हमको पता होने चाहिए।
अगर सबसे पहले मैं लो कमीशन की बात करूं, पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। लो कमीशन की बात करें तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो किसी एक्ट से बनी हो, लेकिन लो कमीशन किसी एक्ट से नहीं बना। अगर ये मैं बात करूं कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसका कार्यकाल कितने साल? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो। इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? इसका कार्यकाल 3 साल का होता है। तो क्या इसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नेचर की होती हैं? नहीं, इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नेचर की नहीं होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ कमीशन। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे एग्जाम के लिए थे। सेक्युलर वर्ड, ये हमें प्रियम्बल में भी देखने को मिलता है, वेरियस आर्टिकल्स में हमको ये शो होता है। तो सबसे पहले तो हमें आर्टिकल्स पता होने चाहिए। अगर मोस्ट डिफिकल्ट भी पूछेगा ना तो भी हम तैयार हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 44, दीज शोज आवर नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? कौन सा नेचर? सेक्युलर। तो हमारे प्रियम्बल में ये वर्ड ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। कब? 1976 में। तो हमारा अगर नेचर की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है? तो ये आपको याद रखना है, SSDR, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये आपसे पूछा भी जा चुका है, सीएपीएफ में भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी के अदर एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। आपको ये याद रखना है। और इसमें जो सोशलिस्ट है, जो सेकुलर है, ये एक तो क्रोनोलॉजी आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। और ये दो वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे। मींस ओरिजिनल प्रीएम्बल में ये दोनों वर्ड्स नहीं थे। अब सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? अगर वेस्टर्न थॉट्स पे बात करें, ये आपका इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का भी क्वेश्चन है। अगर वेस्टर्न थॉट्स की बात करें तो स्टेट का और रिलीजन का कोई रिलेशन नहीं है। स्टेट अगेंस्ट है रिलीजन के, दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्टेट अलग है, रिलीजन अलग है। ये सेकुलरिज्म का मीनिंग है वेस्टर्न थॉट में, जिसको हम नेगेटिव कोनोटेशन बोलते हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में स्टेट और रिलीजन दोनों का रिलेशन है। क्या रिलेशन है? एक पॉजिटिव रिलेशन है। स्टेट किसी पर्टिकुलर स्टेट को, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर ना करके सारे रिलीजन्स को इक्वली फेवर करेगा, इक्वली सपोर्ट करेगा, इक्वली हेल्प करेगा। ये इंडिया का पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया? और स्टेट की डेफिनेशन आपकी आर्टिकल 12 में मेंशन है, आर्टिकल 36 में मेंशन है, वो आपको पढ़ लेना है जाके, ये आपका होमवर्क है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकुलरिज्म। एंड हमने डिस्कस किया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड मेंशन नहीं था। यूसीसी के बारे में हम चीजें देख चुके हैं, वो हमारे डीपीएसपी में कवर हो जाएगा। अब डीपीएसपी क्या है ये हमको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, डीपीएसपी हमारे पार्ट 4 में मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये पार्ट्स भी हमको याद होने चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे चेक करके। और पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, पार्ट 4A में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप मेंशन है, पार्ट 1 में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उनके नाम इंडिया दैट इज भारत, वो सब चीजें आपका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक मेंशन है। तो पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी है, आर्टिकल 36 to 51 डीपीएसपी के बारे में है। ऐसी प्रिंसिपल्स जो स्टेट को अपने माइंड में रखने हैं कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त। आर्टिकल 36 और बोलता है कि स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 से पढ़ लो, क्योंकि आर्टिकल 12 में भी स्टेट की डेफिनेशन है। आर्टिकल 37 बोलता है कि दीज डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसिएबल, नॉट इन्फोर्सेबल। इसका मतलब क्या है? नॉन जस्टिसिएबल मीन्स आप कोर्ट में डायरेक्टली, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि ये प्रिंसिपल्स, ये आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं और आप इनको इंप्लीमेंट करवाइए, स्टेट इनको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल, मींस आप नहीं जा सकते, आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं है। प्रियम्बल नॉन जस्टिसिएबल, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसिएबल, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल। दिस इज द पीवाईक्यू ऑफ सीएपीएफ। आपको ये सीएपीएफ में पहले पूछा जा चुका है। फर्दर आर्टिकल, क्या डीपीएसपी हम बोलते हैं ये प्रिंसिपल्स हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल है, लिबरल थॉट पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्या ऐसी क्लासिफिकेशन हमको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है? आंसर है नहीं, ऐसी कोई क्लासिफिकेशन हमको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलती। ये स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इन आर्टिकल्स को उनके नेचर के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया है, इन फर्दर थॉट्स पे, इनके नेचर के बेसिस पे। नॉन इन्फोर्सेबल मीन्स अपने आप से ये चीजें इन्फोर्सेबल नहीं है, पार्लियामेंट एक्ट बना के इनको इन्फोर्स कर सकती है।
इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन, ये आर्टिकल 39 बोलता है। और इसके रिगार्डिंग एक्ट बनाया है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, पार्लियामेंट ऑलरेडी एक्ट बना चुकी है। फर्दर इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारा एक डीपीएस पे है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना स्टेट की ड्यूटी है, फॉरेस्ट को, लेक्स को प्रोटेक्ट करना स्टेट की ड्यूटी है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इससे रिलेटेड एक्ट बना हुआ है। फर्दर बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कहाँ से निकले हैं, इवन जो आपका ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट है, जो रिजर्वेशन है, उसकी पावर भी आर्टिकल 46 ने दी है। जो आंगनवाड़ी में ये आपकी स्कीम चलती है, आंगनवाड़ी में बच्चों को खाना वगैरह मिलाया दिया जाता है, वो आर्टिकल 45 और 47 को फुलफिल करने के लिए ही दिया जाता है। तो एक बार झलक देख लेते हैं वेरियस आर्टिकल्स के। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे आर्टिकल्स 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47, इस पे हमारा जो आर्टिकल 38 है क्या बोलता है कि हमको मिनिमाइज करनी है इनइक्वालिटी इन केस ऑफ स्टेटस एंड इनकम। स्टेटस में एलिमिनेट करनी है और मिनिमाइज करनी है इन केस ऑफ स्टेटस। आर्टिकल 39 इसके फर्दर क्लोजेज हैं जो आपको रिवाइज करने हैं। इसमें भी एक जो क्लोज ऐड किया गया है, इसका एफ पार्ट वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। क्या डीपीएसपी कभी अमेंड किए गए हैं? आंसर है यस, बहुत बार अमेंड किए गए हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लगभग एक डीपीएसपी ऐड किया गया 39 में, एक 39A ऐड किया गया, 43A ऐड किया गया, आपका 48A ऐड किया गया, 43 का बी ऐड कब किया गया? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्ड ऐड किया गया था। इसके अलावा 38 में भी एक अमेंडमेंट किया गया था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो वर्ड ऐड किया गया था आर्टिकल 38 में। तो क्या डीपीएसपी को कभी अमेंड किया गया है? आंसर है यस। ये सारे आर्टिकल्स आपको रिवाइज करने हैं, तभी आप इंटीग्रेटेड वे में, मैंने अपनी तरफ से आपको कुछ हद तक रिवाइज करवाया है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप अब मुंह खोल के बैठो और सब कुछ मैं आपको खिलाता रहूं। ये दीज आर द बूस्टर क्लासेस, दीज क्लासेस विल बूस्ट योर प्रिपरेशन, लेकिन प्रिपरेशन आपको ही करनी है। आप प्रिपरेशन करेंगे तो मैं इन क्लासेस के जरिए आपको ये चीजें बता पाऊंगा कि आप इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए और ये चीजें आपको छोड़नी नहीं है। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे भी हैं जो पार्ट 4 के बाहर हैं, आर्टिकल 335, वो चीजें आपको जाके पढ़नी है और आपका होमवर्क है, आपको डीपीएसपी पूरा रिवाइज करके आना है। डीपीएसपी हमने कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। और आयरलैंड ने कहां से लिया? स्पेन से लिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसको बोला जाता है, ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको रिवाइज करके आने हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास एंड इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और ये आपके लिए एक होमवर्क है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फर्दर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। इस पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हैं हमारी ऐप को डाउनलोड करके, फ्री मटेरियल में जाइएगा। फिर भी आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।